पहली कड़ी में हमने देखा कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं और अन्य अधिकारों से हमने मौलिक अधिकार अलग कैसे हैं वो हमने समझा था। फिर दूसरी कड़ी में हमने देखा कि मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन, इसके इम्प्लीमेंटेशन, इसके एग्जीक्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं और कहाँ कहाँ बैरियर्स भी हैं, वो हमने देखा आर्टिकल 12 और 13 के कंटेक्स्ट में। फिर तीसरी कड़ी में हमने देखा पहला हमारा जो मौलिक अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। आज हम चौथी कड़ी देखने जा रहे हैं, अर्थात जो दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है और जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा मौलिक अधिकार है वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार के बिना हम मानव हो ही नहीं सकते, हम इंसान कहला ही नहीं सकते हैं। फिर अगर ये अधिकार किसी भी देश में अगर ये अधिकार नहीं है या हमारे अधिकार छिन जाते हैं तो हम में और जानवरों में, पशुओं में कोई अंतर नहीं होगा। मतलब आप यूं समझ सकते हो कि ये अधिकार नहीं होता तो हम फिर वही राजतंत्र वाले व्यवस्था में रहते। तो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार जो है वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। जो डेमोक्रेटिक रूल है वो इसी से आता है। तो हम लोग देखेंगे ये स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम में कौन से प्रावधान है, क्या क्या प्रावधान है, कितने अनुच्छेदों में है, किनके लिए है ये। तो इसमें देखो कि ये प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में मौलिक अधिकार वाले सेक्शन में ही आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 ये 4 अनुच्छेदों में इसके बारे में प्रावधान है, स्वतंत्रता के अधिकार। यह अधिकार देखेंगे इनमें से सिर्फ 19 को छोड़कर सभी को प्राप्त है। 20, 21, 22 एलियंस को भी, जो गैर नागरिक हैं वो भी इसका उपभोग करेंगे, लेकिन 19 एक्सक्लूसिवली सिर्फ इंडियंस, जो इंडियन सिटीजनशिप है जिनके पास, है ना, सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही यह प्राप्त है। अनुच्छेद 19 हमने पहले भी देखा, अनुच्छेद 15, 16 ये भी भारतीय नागरिकों को ही सिर्फ प्राप्त है। 15, 16, अनुच्छेद 19, फिर हम देखेंगे आर्टिकल 29 और 30 जो कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के लिए है ना, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वो भी। तो कुल 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो विदेशियों को, है ना, जो एलियंस हैं उनको नहीं मिलेगा, उनको वो उन अधिकारों पर दावा नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 19, 20, 21, 22 ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार। देखो स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं है। अगर हमें स्वच्छंद, हमें जो मर्जी हो वो करने का अधिकार मिल जाए तो फिर क्या होगा कि हम एक इंसान के नाते जो हमारी कर्तव्य है इस व्यवस्था के प्रति, मानव जगत के प्रति, तो उसका उल्लंघन होगा, हम उसका उल्लंघन करना शुरू करेंगे। अर्थात इन अधिकारों को आप सीमित मात्रा में ही उपभोग कर सकते। इसका मतलब है कि यह अधिकार हमारा निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, अर्थात इन अधिकारों को हम रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही हमें मिला हुआ है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, युक्ति युक्त निर्बंधन है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो देखो यहां फिर अब रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो जैसे कि हम नागरिक सिर्फ अधिकार मिल जाए तो हम उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, उसी तरह से सरकार हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो रिस्ट्रिक्शंस वो ज़्यादा लगाएगा तो फिर हमारे अधिकारों का भी हनन हो सकता है। तो यहाँ रिस्ट्रिक्शंस कैसा, कौन, किस तरह का रिस्ट्रिक्शंस? तो देखो यहाँ जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिस्ट्रिक्शंस केवल और केवल कौन लगा सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर, है ना, सिर्फ लेजिस्लेचर को ही अथॉरिटी दिया गया है कि वो रिस्ट्रिक्शंस के लिए नियम बना सकता है और रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है। ऐसा नहीं कि सरकारें जब चाहें कोई भी ऑर्डर इश्यू कर दे और हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, हमारे इन अधिकारों पर, है ना, प्रतिबंध लगा दे, ऐसा नहीं। अर्थात यह अधिकार सिर्फ लेजिस्लेचर के पास है, केवल लेजिस्लेचर, केवल विधायिका
कानून बनाकर, केवल विधायी का कानून बनाकर ही हम पर रिस्ट्रिक्शंस थोप सकता है। ऐसा नहीं कि कार्यपालिका जब जो चाहे आदेश देकर हमारे इन अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते, बिल्कुल नहीं। कार्यपालिका आदेश से वो हमारे इन अधिकारों पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। सिर्फ लेजिस्लेचर, ओनली अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेचर, सिर्फ लेजिस्लेचर को ही ये अथॉरिटी है कि वो हम पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है, विधायिका, है ना, अर्थात कानून बनाकर हम पर रिस्ट्रिक्शन, मतलब हमारे इन अधिकारों पर, स्वतंत्रता के अधिकार को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अब वो जो कानून बनाएंगे वो भी ऐसा नहीं कि मनमाने बना दे कानून, नहीं। अगर वो मनमाने बनाएंगे तो क्या होगा? आर्टिकल 13 हमें याद होगा, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू होगा, न्यायिक पुनर्वालोकन होगा। अगर वो रिस्ट्रिक्शंस गलत है, गैर संवैधानिक है, तो उस समय उस कानून को वॉइड डिक्लेयर कर देगा, विधि शून्य घोषित कर देगा न्यायपालिका। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस भी रीजनेबल होगा, है ना, युक्ति युक्त होगा, मनमाने नहीं होगा, आर्बिट्री टाइप से नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है ये, है ना। इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ हम इन अधिकारों को उपभोग करेंगे। हम इन अनुच्छेदों के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि इन अनुच्छेदों में किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस वो विधायिका इंपोज कर सकती। तो स्वतंत्रता के अधिकार, इसमें वन बाय वन हम इन सबको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। देखो अनुच्छेद 19, इसमें 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम की बात की गई है, 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। भारतीयों को 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। सिर्फ भारतीयों को, ध्यान रखना, ये सिर्फ भारतीयों के लिए है, गैर भारतीय जो गैर नागरिक हैं उनके लिए नहीं है ये अनुच्छेद 19। इसमें 6 तरह की हमें गारंटी दी गई है, 6 तरह की फ्रीडम की बात की गई। 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का अधिकार है, और कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। तो ये 6 तरह की स्वतंत्रता, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम आर्टिकल 19 के थ्रू हमें मिला हुआ है। आज ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, मूल संविधान में ये 6 नहीं थे, ये 7 थे। 7वां भी था एक, एफ। क्या था एफ में? 7वां भी था। 7वां क्या था हमारा? तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार भी स्वतंत्रता के अधिकार में आता था। लेकिन 44th अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन 1978, 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया, है ना। अनुच्छेद 19 से भी, अनुच्छेद 19 से तो समाप्त कर दिया गया, और अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31 से भी निकालकर उसे आर्टिकल 300A पार्ट 12 में 300A में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो आज हम 6 तरह की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। अब इन 6 स्वतंत्रता को हम वन बाय वन देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही संवेदनशील है आज के कंटेक्स्ट में। देखें, आज हम सभी भारतीयों को, सभी को, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, एक जिम्मेदार, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें इन अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें हमारे अधिकार पता है, तभी हम उन अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं, और तभी हम उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं जो हमारे अधिकार का दुरुपयोग कर। मूल रूप से देखा जाए तो यह अधिकार सरकार के विरुद्ध है। हमारे ये जो अधिकार हैं वो सरकार ही छीन सकती है, सरकार ही कम कर सकती है, क्योंकि सरकार हमारे अधिकारों को, हमारे अधिकार और सरकार के जो उद्देश्य है उसमें कहीं ना कहीं सरकार शक्तिशाली बनना चाहता है, जो कि गलत है। लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार में सरकारों को शक्तिशाली बनने की जरूरत नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार वही सरकार अच्छा होता है जिसमें नागरिकों को शक्ति प्रदान करता है, जिसमें नागरिकों को पावरफुल बनाता है, ना कि सरकारों को। यह अधिकार हमें सरकार के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है।
तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता। ठीक, इसी तरह से इन सब को हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न है आपके सामने। इस प्रश्न को देखो आप लोग, इनमें से कौन सा कानून और आजादी के बीच, कानून और आजादी है ना, कानून लॉ और फ्रीडम के बीच सबसे सही रिश्ता दिखाता है, सबसे सही रिश्ता बताता है? Which one of the following reflects the most appropriate relationship between law and liberty? सबसे बढ़िया, देखो सारे बढ़िया है, सारे रिलेशन है कानून और आजादी के मध्य, ये सारे रिलेशन है, लेकिन इनमें सबसे अप्रोप्रिएट रिलेशन कौन से हैं? अगर ज्यादा कानून हो तो आजादी कम होगी, अगर कोई कानून नहीं है तो कोई आजादी नहीं है, अगर आजादी है तो कानून लोगों को बनाने होंगे, अगर कानून बहुत बार बार बदले जाते हैं तो लिबर्टी खतरे में है। ऐसा क्वेश्चन, इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, इफ देयर इज लिबर्टी laws have to be made by the people, if laws are changed too often liberty is in danger। इसका आंसर आप सोचो, ठीक है, तब तक हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखो वाक एवं अभिव्यक्ति है ना, फर्स्ट आर्टिकल 19 फर्स्ट है ना, एक वाक एवं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। ये कहता है कि हमें कुछ भी बोलने की आजादी है, हमें कुछ भी विचार प्रकट करने की आजादी है, लेकिन यहां कुछ भी का मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं जो गलत हो, देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, सोवर्निटी के लिए। तो देखो ये कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें बोलने से रोक दिया जाए तो सोचो क्या होगा, फिर हमें अपने विचारों को प्रकट करने से रोका जाए तो क्या होगा। जैसे हम देखेंगे जहां सख्त प्रकार के कानून व्यवस्था है, जहां डिक्टेटर टाइप की तानाशाही प्रकार की शासन व्यवस्था है, जहां जहां आज भी हम देख सकते हैं हिटलर शाही व्यवस्था, वहां क्या है, वहां बोलने की आजादी नहीं है। जैसे नॉर्थ कोरिया चले जाओ, चाइना में भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, रसिया में भी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते आप। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं, आज भी हमारे देश में भी इन दिनों देखा जा रहा है कि बोलने से रोका जा रहा है। अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो तो आपको देशद्रोही, आपको है ना कि आप देशद्रोही हो, आप आतंकवादी हो, इस तरह की बातें कही जाती है, जो कि गलत है। हमें बोलने का अधिकार है, हम बोल सकते हैं, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं, शासन हमारे लिए, सरकार हमारे लिए है। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि सरकार की नीतियां सही नहीं है, सरकार की पॉलिसी अच्छी नहीं है, सरकार के रवैया अच्छा नहीं है, सरकार के स्टेटमेंट अच्छा नहीं है, सरकार के नुमाइंदे अच्छे तरह से पेश नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम प्रधानमंत्री के भी कार्यों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन क्या आज की तारीख में ऐसा हर जगह संभव है? नहीं। कई जगह देखते हैं हम, कई जगह, कई सभाओं में, कई तरह के ग्रुप्स में हम देखते हैं, जब भी हम अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोले तो वो हमें देशद्रोही समझने लगते हैं। ये गलत है, जो समझ रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, और जो इस तरह के जो ट्रेंड शुरू हो रहा है वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बोलने की आजादी है, लेकिन यह आजादी युक्ति युक्त निर्बंधन के साथ है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। अर्थात यह आजादी हमें एब्सोल्यूट नहीं मिला हुआ है, निरपेक्ष नहीं है। देखो ये आजादी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह आजादी नहीं होती तो आज हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जी नहीं रहे होते। अर्थात यह आजादी हमें डेमोक्रेटिक रूल का एक फाउंडेशन है, ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक आधार स्तंभ है, फाउंडेशन है, ये एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक रूल इन इंडिया। सोचो कितनी बड़ी आजादी है कि ये है तो हम डेमोक्रेटिक रूल हमारा है। अगर
ये नहीं होगा तो हम कहेंगे कि आज हमारी डेमोक्रेटिक शासन नहीं है, हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नहीं जी रहे हैं। अर्थात इस पर मनमाने तरीके से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाता है तो हम कहेंगे कि हमारा डेमोक्रेटिक शासन, लोकतांत्रिक शासन संकट में आ चुका है, हमारा लोकतांत्रिक शासन कमजोर हो गया है। इसका अर्थ यही होता है। ठीक, तो डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था का यह आधार है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमें सही बोलने का अधिकार है, सच बोलने का अधिकार है। डेमोक्रेसी की शुरुआत हम देखेंगे, बड़े बड़े जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ, जब वहां पहली बार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम स्टैब्लिश हुआ, तो कहते हैं वहां के थिंकर्स कि आपको बोलने की आजादी है, हम आपके लिए इस आजादी, हमें भले आप, मैं आपके बोलने की आजादी से भले, मैं आपके बोलने से भले सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपके बोलने के ये अधिकार है, विचार प्रकट के जो अधिकार है, उसके लिए मैं जान भी दे सकता हूं आपके लिए। किसने कहा था? एक बहुत बड़े फ्रेंच थिंकर थे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले के थिंकर थे। देखना, तो बोलने की आजादी है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, डेमोक्रेटिक रूल के लिए। ये फाउंडेशन है, आप समझ सकते हो। लेकिन इसमें बोलने की आजादी का मतलब, आप विचार प्रकट करने की आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी बोलो। तो इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शंस कौन से हैं, किस बेसिस पर इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है? तो देखो, इसमें रेस्ट्रिक्शंस कई तरह से इसमें रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। जैसे संप्रभुता, सोवर्निटी के नाम पर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज हो सकता है, कि मतलब ऐसा कुछ नहीं बोलना है देश की संप्रभुता को चोट पहुंचे, देश की एकता और अखंडता, है ना, देश की अखंडता, एकता और अखंडता के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है आपको, है ना। राज्य की सुरक्षा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है जिससे राज्य की सुरक्षा खतरे में आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते जिससे राज्य की सुरक्षा खतरे में आ जाए, है ना। लोकहित, है ना, सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट, सार्वजनिक हित या लोकहित और पब्लिक इंटरेस्ट, है ना, के आधार पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था के आधार पर क्या ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ऐसा कुछ बोल दिया आपने जिससे कि व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो वो बोलने से आपको रोक सकता है सरकार। ठीक है। नैतिकता के आधार पर, मॉरलिटी के आधार पर भी आपके ये अधिकार रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। कोर्ट की अवमानना, कोर्ट की अवमानना के आधार पर भी, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के आधार पर भी आपके यह अधिकार, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। मतलब कोर्ट के आदेश का अगर आप पालन नहीं करते हो। फ्रेंड स्टेट, है ना, मित्र देश के से संबंध, है ना, खराब ना हो, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते आप, जिससे हमारे मित्र देश जो फ्रेंड स्टेट्स हैं उनके साथ जो रिलेशन है उसमें आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। ऐसा कुछ बोलते हो तो उसको रोक सकता है वो, जिससे हमारे देश का उस देश से रिलेशन खराब हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी देश के नीतियों के खिलाफ नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं बोलना है जिससे हमारे और उसके, भारत और दूसरे देश जिसके साथ फ्रेंडशिप है, रिलेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे कि अभी देखें तो ट्रंप, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये आए दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर पर तरह तरह के कटाक्ष कर रहे हैं, तरह तरह के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं। भारत सरकार हमें अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलने से इस आधार पर रोक सकता है क्या कि नहीं, अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल सकते आप क्योंकि अमेरिका हमारा फ्रेंड स्टेट है? बिल्कुल नहीं। हम सभी भारतीयों का यह अधिकार, यह कर्तव्य है कि हमारे देश का अपमान, हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान कोई भी कैसे कर सकता है। भले प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहा हो, पता नहीं क्या रीजन है जो वो बता नहीं पा रहे हो, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम भारतीयों को अधिकार है कि हम अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का बॉयकॉट करेंगे। हम बोल सकते हैं, उसके खिलाफ हमें बोलने का अधिकार है, उसका आलोचना करने का अधिकार है। तो इन आधारों पर, सिर्फ इन बेसिस पर हम पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज हो सकता है बोलने की आजादी में और विचार प्रकट करने की आजादी के कंटेक्स्ट में, सिर्फ इन आधारों पर, है ना। सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, स्टेट की सिक्योरिटी, सार्वजनिक हित, नैतिकता, कोर्ट की अवमानना और हमारे जो फ्रेंड स्टेट्स हैं उनके साथ जो रिलेशन है उस पर भी आप कुछ ऐसा ना बोलें जिससे रिलेशन प्रभावित होगा। ठीक, तो यहां हम देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस, आर्टिकल 19
ये जो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन को किस बेसिस पर रिस्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं कि हर किसी के आधार पर ये रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, सिर्फ इन आधारों पर ही हमारे इस अधिकार को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। और वो भी रिस्ट्रिक्शंस किस बेसिस पर लगेगा, कैसे लगेगा, मैंने बताया आपको, कानून बनाकर। ऐसा नहीं कि कार्यपालिका है ना, प्रधानमंत्री जो चाहे भाई आज से ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए प्रधानमंत्री को विधायिका में कानून बनाना पड़ेगा, बिल लाना पड़ेगा, कानून बनेगा तभी वो रिस्ट्रिक्शंस, और वो कानून फिर रिव्यू भी होगा, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिव्यू करेगा। अगर वो उनको लगेगा कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्ट्रिक्शंस है तो फिर वो रिस्ट्रिक्शंस पर लागू होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 19 है ना का इंपॉर्टेंस हमने देखा, 19A का, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखो ये वाक एवं अभिव्यक्ति है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है। जैसे हमें बोलने की आज़ादी, हमें अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी, हमें दूसरों के विचारों को भी, हमें दूसरों की भावनाओं को भी प्रकट करने की अधिकार। तो इसमें टाइम टू टाइम जुडिशरी ने, हमारी न्यायपालिका ने इसकी व्याख्या किया है। जैसे इसके तहत हम देखें तो प्रेस की आज़ादी है ना, प्रेस की स्वतंत्रता को भी इसमें शामिल किया गया, मान लिया गया। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशरी ने इसको इंटरप्रिटेशन के थ्रू आर्टिकल 19A में इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता। सोचो, डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रेस मतलब सब, ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सोशल मीडिया, सब कुछ आता है। तो प्रेस और डेमोक्रेसी दोनों में एक अटूट संबंध है। आप देखोगे जैसे नॉर्थ कोरिया है या चाइना है, वहां क्या है, वहां प्रेस को फ्रीडम है? नहीं है। चाइना, नॉर्थ कोरिया में तो फॉरेन जो रिपोर्टर्स आते हैं, प्रेस रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, उनको तो अंदर आने ही नहीं देते हैं, उनको तो वहां वीजा ही नहीं मिलता है कि नहीं आप हमारे बारे में उल्टा पुल्टा लिखोगे क्योंकि हम गलत करते हैं। तो वहां उनको आजादी ही नहीं है। वहां के लोकल प्रेस वालों को भी आजादी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां डेमोक्रेसी जो है रिस्ट्रिक्टेड डेमोक्रेसी है, नॉर्थ कोरिया में स्पेशली देखें तो। अगर हमारे यहां भी प्रेस इसी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है या बायस्ड है तो हम कहेंगे हमारे यहां भी डेमोक्रेसी रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। वो आप समझ सकते हो कि क्या प्रेस बायस्ड है, क्या प्रेस रिस्ट्रिक्टेड है, क्या प्रेस पर बहुत तरह के प्रतिबंध है, हम जानते हैं। इसी आधार पर देखो, प्रेस की आजादी है ना, प्रेस और डेमोक्रेसी, प्रेस आजाद है, प्रेस फ्री है तो मतलब हमारा डेमोक्रेसी डेवलप्ड है, सुरक्षित है, सिक्योर्ड है। अगर प्रेस आजाद नहीं है तो इसी आधार पर प्रेस को फोर्थ पिलर कहा गया है डेमोक्रेसी का, चौथा स्तंभ। लेकिन आज देखें हमारे यहां तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो चौथा स्तंभ है, फोर्थ पिलर, वो ढह चुका है, वो ढह गया है। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत प्रसिद्ध अखबार है, नाम भी मैं बता देता हूं, राजस्थान पत्रिका, उसके जो मुख्य मालिक हैं उन्होंने पब्लिक स्पीच में कहा कि प्रेस को तो चौथा स्तंभ मानना ही नहीं चाहिए। बड़े बड़े अखबार में, उन्हीं के अखबार में आया ये कि प्रेस चौथा स्तंभ तो हो ही नहीं सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता है? बिल्कुल, प्रेस हमारा डेमोक्रेसी का एक बहुत ही आधार स्तंभ है। अगर प्रेस फ्री है तो डेमोक्रेसी सुरक्षित है। आज हम देखें तो आज लगभग सारे ये न्यूज चैनल, सारे ये अखबार, सबको गवर्नमेंट ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि कोई भी अखबार, न्यूज चैनल सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा। इसलिए आज हम देखते हैं कि जो फ्रीलांसर, जो यूट्यूबर्स हैं, उनके चैनल्स, उनकी न्यूज चैनल्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं। टीवी न्यूज चैनल जिनको करोड़ों का विज्ञापन मिलता है सरकार की तरफ से, निजी कंपनियों की तरफ से, उनके व्यूअर्स देख लो, और यूट्यूब के है ना जो न्यूज प्रोवाइडर्स हैं उनके व्यूअर्स देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगे। हम मानते थे कि हिंदू अखबार, द हिंदू, वो निष्पक्ष, निरपेक्ष है, लेकिन आज वो भी कहीं ना कहीं बायस्ड हो गया, वो भी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। तो प्रेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है, किया जा रहा है इन दिनों, जो कि गलत है। इससे हमारी डेमोक्रेसी कमजोर होगी, यह हमें समझना है। तो प्रेस की स्वतंत्रता, सरकार ने भी इस पर कंट्रोल के लिए बहुत सारे कानून भी अभी देखेंगे 2021 में, 2023 में, 2024 में, ऐसे बहुत सारे कानून लाया जिस पर मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सोशल मीडिया को कंट्रोल किया गया।
नियंत्रित किया गया आईटी एक्ट के माध्यम से। तो प्रेस की स्वतंत्रता, हमारी प्रेस है ना, हमारे प्रेस, न्यूज़पेपर, मीडिया, न्यूज चैनल, ये हमारे लिए हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, ना कि सरकार की बात। लेकिन आज उल्टा, आज सरकार की बात हम तक, सरकार की गलत बात को भी, सरकार की सही बात को भी। हमारी जो, अब हम इंडिविजुअल, हम व्यक्तिगत हैं, सरकार संगठित है, ऑर्गेनाइज्ड है, पावरफुल है, तो उनके लिए प्रेस काम नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। प्रेस को, अखबारों को हमारे लिए काम कर, हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। प्रेस आज सरकार, अखबार आज सरकार की बात हम तक पहुंचाता है जानबूझ। जो न्यूज़ उनको लगता है कि ये सरकार के फेवर में है, वो न्यूज़ बड़े बड़े हेडलाइंस में छपती है। जो न्यूज़ लगता है कि सरकार के खिलाफ है, इससे जनता में नेगेटिव इमेज आएगी, वो न्यूज़ या तो बहुत छोटे पे है ना, में कहीं 10वें 12वें 15वें पेज में आता है, या फिर आता ही नहीं है ऐसे। ठीक है, तो ये गलत है। प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को भी इंटरप्रेट किया गया, व्याख्यायित किया गया है ना, आर्टिकल 19 के तहत। इसी में व्याख्या, एक और व्याख्या है सूचना का अधिकार, कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है सूचना का भी अधिकार, हमें सूचना पाने का भी अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन भी वाक और अभिव्यक्ति के तहत आता है। तो सूचना का अधिकार क्यों आता है? क्योंकि हमें जानने का अधिकार है। राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन में हमें जानने का भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया कि इसके तहत जानने का भी अधिकार है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, हमारी सरकार है, हमारे द्वारा निर्वाचित सरकार है, तो हमें पता होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और इससे हमारा सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से सरकार ने कानून भी बनाया, सन 2005 में आरटीआई एक्ट लाया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार कानून लाया। यह सूचना का अधिकार सरकार के विरुद्ध हमें प्राप्त है, मतलब सरकार के किसी भी तरह की सूचना हमें पाने का अधिकार है। सरकार और सरकार के अंगों से निजी क्षेत्र की सूचना अधिकार नहीं, कि मतलब आप किसी प्राइवेट कंपनी से आप मांगो कि भाई हमें ये सूचना दो, नहीं मिलेगी आपको। सरकारी, सिर्फ सरकार के खिलाफ हमें ये अधिकार प्राप्त है। इसके लिए व्यवस्था बनाई गई, CIC, SIC और बहुत सारी चीज। लेकिन अभी देखेंगे 2023 में, 2023 में, सबसे पहले तो ये अधिकार 2005 में हमें कानून के रूप में दिया, जबकि ये मौलिक अधिकार होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, लेकिन हमें कानून के रूप में दिया। अब हम देखते क्या है कि इस अधिकार को 2023 में इस अधिकार में, इस कानून में अमेंड किया, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस डाल दिया है कि अब सिक्रेसी के नाम पर हमें अब बहुत सारी सूचनाएं देने से सरकार मना कर देगी। ये क्या बात हुई भला? हमें तो और सूचना के अधिकार और ज्यादा हमें मिलना चाहिए था, लेकिन अब और कम हो गया। इसका मतलब यह होता है कि हमारा लोकतंत्र अब और कमजोर हुआ। 2005 में ज्यादा मजबूत था, ज्यादा शक्तिशाली था हमारा डेमोक्रेसी, आज हमारा डेमोक्रेसी कमजोर हुआ। इसका मतलब यही हुआ ना। तो 2023 में इस कानून में संशोधन करके इस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाकर सिक्रेसी के नाम पर खत्म कर, मतलब इस अधिकार को सीमित कर दिया। इससे एक तो सरकार अब जो चाहे वो करे, हमें कुछ पता ही नहीं चलेगी। लेकिन देखो, ट्रांसपेरेंसी, सिक्रेसी, अगर चीजें गुप्त रहती है तो इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। करप्शन का मेन कारण ही यही है हमारे देश में। आप देखोगे करप्शन सिर्फ पिछड़े हुए देशों में ही है। क्या विकसित देशों में, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां करप्शन है? नहीं है वहां करप्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां ट्रांसपेरेंसी है, वहां सिक्रेसी के नाम पर जनता को गुमराह नहीं किया जाता, जनता से कुछ छिपाया नहीं जाता है। लेकिन हम जैसे विकासशील देशों में क्या होता है, छिपाया जाता है चीजों, सिक्रेसी बढ़ती जाती है। ये गलत है, इसी से भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो सरकार ये समझ नहीं रहे। सरकार को लगता है कि भैया इससे हम शक्तिशाली होंगे, इससे आप शक्तिशाली होंगे, लेकिन देश कमजोर होगा इससे। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार भी इसी अधिकार, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत ही इंसर्टेड है, इंटरप्रेटेड है। फिर इसी में था निजता का अधिकार, था, अब नहीं है, राइट टू प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को भी आर्टिकल 19A में ही इंटरप्रेट किया था, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। लेकिन अब यह अधिकार हम देखें तो 2017 पुट्टुस्वामी केस
और 2018 हादिया केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी बड़ा स्वतंत्रता है, ये हमारा जीवन की स्वतंत्रता से संबंध रखता है। अर्थात अब ये तो अनुच्छेद 21 के तहत व्याख्यायित है, ये आज हमें अनुच्छेद 21 के तहत मिला हुआ है। 2017 से पहले हम देखेंगे तो यह अधिकार, निजता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन आज ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में है ना, ये अधिकार। ठीक है, तो ये अधिकार तो आज नहीं है हमारा, ये अधिकार आज उससे भी ज्यादा हमें मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। 21 में, अनुच्छेद 21 में है ये। 2017 से पहले यह 19 में ही माना जाता था, है ना, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन 2017 के बाद इन दोनों भाई निजता, राइट टू प्राइवेसी, हमारा जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है। राइट टू फ्लैग, नेशनल फ्लैग, राइट टू होस्ट नेशनल फ्लैग, है ना, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी अधिकार है हमें, राष्ट्रीय ध्वज, ये भी हमारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। राइट टू होस्ट नेशनल फ्लैग, ध्वजारोहण का अधिकार। विरोध प्रदर्शन करने का भी अधिकार है ना, विरोध प्रदर्शन करने का भी अधिकार है, और चुप रहने का भी अधिकार है ना, चुप रहने का भी अधिकार, है ना, बोलने का अधिकार है तो चुप रहने का भी अधिकार इसी के तहत हमें मिला हुआ है। चुप रहने का अधिकार, बोलने का भी अधिकार इसमें, और चुप रहने का भी अधिकार इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्यायित किया है। तो आर्टिकल 19, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। हमें सिर्फ अपने विचार को ही प्रकट करने का अधिकार नहीं है, हमें दूसरों के भी विचारों को प्रकट करने का अधिकार इस अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये हमें पता। नेक्स्ट स्वतंत्रता, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार। हमें पीसफुली, है ना, असेंबल विदाउट आर्म्स, बिना अस्त्र के हमें सम्मेलन करने का अधिकार देता है आर्टिकल 19(2), है ना, बी। ये हमें बिना आर्म्स के सभा सम्मेलन करने का अधिकार देता है, हम सम्मेलन कर सकते, है ना, शांतिपूर्वक और निरायुध, है ना, निरायुध मतलब विदाउट आर्म्स, बिना अस्त्र शस्त्र के हमें सम्मेलन करने का अधिकार है। इसी में आता है कि भाई आपको धरना देने का भी अधिकार है, आपको रैली करने का भी अधिकार है, लेकिन रैली को किस आधार पर यह अधिकार है, तो ध्यान रखना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के तहत। ऐसा कोई रैली नहीं कर सकते हैं जिससे हिंसा फैल सकती है, दंगा हो सकता है, ऐसा कोई रैली नहीं कर सकते। हमें शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन ध्यान रखना है, हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। राइट टू स्ट्राइक इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, यहाँ एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है हमारा हड़ताल करने का। और अब तो हड़ताल करने का अधिकार को भी सरकार ने कानूनी अधिकार से भी बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अभी जो नया कानून आया है, लेबर एक्ट, उसमें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जो 2020 में इंट्रोड्यूस किया था और अब 2025 नवंबर 2025 में लागू हुआ है, उसमें ये प्रोविजन है कि हड़ताल अब आप नहीं कर सकते हो। बहुत रिग्रेस बना दिया है कि हड़ताल करने के लिए सबसे पहले 14 दिन पहले आपको प्रायर इंफॉर्मेशन करना होगा, देना होगा। किसी प्राइवेट कंपनी, सरकार के खिलाफ तो कर ही नहीं सकते हड़ताल, प्राइवेट निजी क्षेत्र में ही हड़ताल करते हैं। तो किसी कंपनी, कल कारखाने के खिलाफ आपको हड़ताल करना है तो आपको मालिक को 14 दिन पहले सूचना देना होगा, और यह 60 दिन तक वैलिड रहेगी। इस 60 दिन में ही आपको हड़ताल करना है। अगर नहीं कर पाए इन 60 दिनों के अंदर तो फिर से आपको 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। और हड़ताल को किस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया, देखो कि अगर कल जिस कंपनी, कल कारखाने में काम कर रहे हैं मजदूर, अगर एक साथ 50% से ज्यादा, है ना, 50% से ज्यादा एक साथ कैजुअल लीव ले लेते हैं, है ना, सामूहिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश ले लेते हैं, तो उसे हड़ताल नहीं माना जाए। तो एक तरह से अब कभी भी आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। अब आपको हड़ताल पर बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिया गया है।
ठीक है, हड़ताल अब नहीं हो सकती। हड़ताल करना एक अधिकार था, हमारा कानूनी अधिकार था, जिसको रिस्ट्रिक्ट किया गया अभी जो नया लेबर लॉ आया है। ठीक, तो इसमें धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, सभा सम्मेलन करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट थर्ड जो है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। आपको सभा संगम करने का अधिकार है, आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार है, आपको राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है ना। इसी के तहत राजनीतिक दल भी हम बना सकते हैं, यह हमारा फंडामेंटल राइट है। हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, लेकिन पार्टी बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको चुनाव भी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए तो आपको इलेक्शन कमीशन में जाकर आपकी पार्टी को रजिस्टर्ड करनी होगी, तभी आप चुनाव में भाग ले सकते हैं। दल तो बना सकते हो, आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आप किसी भी तरह का संगठन बना सकते हो सभा से, लेकिन किसी तरह का मतलब ये नहीं है कि आप कोई आतंकवादी संगठन बना लो, आप कोई हिंसक संगठन बना लो, ऐसा नहीं है ना। अगर ऐसा फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से इंपोज हो जाएगा। और सहकारी समिति इसी में जोड़ा गया है कि सहकारी समिति भी बनाने का अधिकार है। ये बाद में इंसर्ट किया गया है। ये कब इंसर्ट किया गया है तो ध्यान रखना है 97th अमेंडमेंट 2011 से सहकारी समिति बनाने का भी आपको अधिकार दिया गया है। सहकारी आंदोलन को पॉपुलर बनाने के लिए, स्पेशली गांव में जो इनइक्वालिटी असमानता है उसको दूर करने के लिए, गांव को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, सहकारी समितियों को शक्तिशाली बनाने के लिए, सहकारी समिति को लोकप्रिय बनाने के लिए इसको भी मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। सहकारी समिति। नेक्स्ट है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारत के अंदर कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हो, यह भी आपका मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन यहां भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हो सकता है। जैसे आप कहीं घूम रहे हो, अब ऐसे जगह घूमने चले गए जहां रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ना, किसी कारण से उसको रिस्ट्रिक्टेड बनाया गया। जैसे अंडमान गए हो घूमने, अब निकोबार भी चले गए, निकोबार रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां आप नहीं जा सकते क्योंकि वहां कुछ आदिम जनजाति रहते हैं, जैसे जारवा, सैंपन, ओंगे, सेंटिनेले, ऐसे कुछ आदिम जनजातियां हैं वहां। तो अगर आप वहां जाओगे तो या तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे या फिर आप मारे जाओगे, इसलिए आपको वहां रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो कुछ ऐसे एरिया है जहां की संस्कृति, जहां का है ना सुरक्षा खतरे में हो सकता है, इस वहां आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, तो बाकी आप कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं जनरल कंडीशन, कोई नहीं रोकेगा कि भाई आप राजस्थान से केरला कैसे पहुंच गए, क्यों आ गए केरला, अब बंगाल क्यों आ गए, अब तो राजस्थान जाओ, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का अधिकार। आपको कहीं भी जाकर आपको रिजाइड करने का अधिकार है, निवास करने का अधिकार है। आप भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के कहीं भी आप जाकर वहां निवास कर सकते हो, मतलब वहां घर बनाकर रह सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, लेकिन ऐसे जगह आपको घर खरीदने, घर बनाने का रिस्ट्रिक्शंस होगा जहां जो सेंसिटिव एरिया, जैसे कुछ ट्राइबल बेल्ट हैं, ट्राइबल एरिया है, वहां आप घर नहीं बना सकते। तो झारखंड में कुछ क्षेत्र है जहां आप जमीन नहीं खरीद सकते आज भी। ठीक, तो ऐसे कुछ है प्रोविजन। और लास्ट में कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है ना, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। किसी भी तरह का आजीविका के लिए, इनकम के लिए, आय के लिए आप कोई भी व्यापार व्यवसाय करने की आपको आजादी है, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन कोई भी का मतलब ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो गैर कानूनी बताया गया कि ये काम करना गलत है, जैसे स्मगलिंग है, ड्रग्स का कारोबार, ये गैर कानूनी नहीं कर सकते। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन वो रीजनेबल है ना। तो अब देखोगे तो ये स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें जानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 20।